फुट का दे रहे हैं, 600 दे रहे हैं, 650 दे रहे हैं, इट इज़ क्लियर। आपको इंटीरियर का प्लानिंग आपके सहूलियत के हिसाब से आपको जिस तरीके से प्लान करना है आप कर सकते हैं। कोई चाहेगा 600 फुट में मैं 1 बेड में आराम से रहूँ, मेरे फैमिली में मैं और मेरे वाइफ ही है, तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। कोई बोलेगा 620 में मुझे 2.5 चाहिए, मेरे 2 बच्चे हैं, उसके लिए स्टडी रूम भी चाहिए। तो ये टाइप ऑफ प्लानिंग एक टाइप के आरसीसी के लिए एक कॉमन रह सकती है। प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, लोगों को दीवार इधर डालनी है, इधर डालनी है, कर दे। वो कॉलम की वजह से जो प्लानिंग रिस्ट्रिक्ट होता है वो सारा निकल जाता है। और एक पॉइंट था, आपने लिखा था कि 4 साइड ओपन, कि जो फ्लैट रहेगा उसको 4 साइड ओपन मिलेगी। तो जो एल शेप में हम सी शेप हमने कैन यू ओपन द एलिवेशन, यानी क्रॉस, हाँ, मतलब आपको फेसिंग एक बेडरूम से एक साइड, मतलब आपको चारों साइड कहीं ना कहीं से तो दिखेगी आपके फ्लैट में से, वेदर फ्रॉम बेडरूम, वेदर फ्रॉम लिविंग रूम और वेदर फ्रॉम किचन, यू विल सी ऑल द 4 साइड्स। यानी हर एक फ्लैट को कम से कम 3 साइड्स मिलेगी, मिनिमम ओपन रहेगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाए। यस। तो सर हमको सर 10 साल के आगे का प्लानिंग सोच के आज बनाना है। आपने एक पॉइंट मुझे मेरा एरिया पे है कि आपने 33(9) में भी दिया है और 33(11) में भी 43 दिया है, वो समझ में नहीं आया कि कॉपी किया है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जब तक आपका प्रोजेक्ट फाइनल होता है ना, 33(9) आई दो इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, 33(11) जो SRA की स्कीम है उसके प्रीमियम्स कैलकुलेशन, उसकी जो भी मेथोडोलॉजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेथोडोलॉजी will remain same of 33(11) in due course of time. So what we have considered, मुझे 33(11) में मैं स्कीम बनाऊँ या 33(9) में मैं स्कीम बनाऊँ, मेरे को माल बेचने, आपको देने के बाद मुझे माल बेचने को उतना ही मिलता है। So this is one, ये जैसे हमने वाई शेप का बिल्डिंग प्रोवाइड किया है अभी प्लानिंग में टेंटेटिव। So one side open is from here, one side is from here, one side is from here and one side is from here. So like that. आप कोई भी फ्लैट पकड़ लोगे ना इसमें, आपको कहीं ना कहीं से 4 जगह से आपको, बिकॉज इट्स सी, तो आपको एक साइड पे तो कहीं ना कहीं से एक व्यू तो मिलेगा। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं, अभी तो शुरुआत है। ओके, गो अहेड। अब बैठ जाएंगे तो भी चलेगा ऐसे। सर हमने काफ़ी डिटेल में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, तो उसमें अंदर कोई और भी डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पूछनी हो तो हमें एनी टाइम आप पूछ सकते हैं, विद रिक्वेस्ट कि पहले राउंड में आपने ऑलरेडी टाइमली डॉक्यूमेंट्स दिए थे, डिटेल्स दे दिए थे, तो सेम चीज़ जो है सेकेंड राउंड में भी आप टाइम पर देंगे, जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए फिलअप करके डिटेल में आप देंगे। बट सर ऐसा एक्सपेक्टेशन है अभी है ना सर, कुछ चीज़ आपके ऊपर डिपेंडेंट करती है, जो डिसीजन मुझे सोसाइटी की तरफ से नहीं मिल रहा है। आपने हमारे पास अभी व्यूइंग के लिए क्या बेनिफिट है, क्या प्रोज है, आपने हमसे तीनों के लिए ऑफर तो मंगा ली, पर हम फाइनली कौन सी स्कीम में जा रहे हैं वो तो हमको अभी भी नहीं पता है। दैट इज़ नॉट माई डिसीजन, दैट इज़ ऑल द मेंबर्स है। अभी आप ऐसा है कि भाई ट्रेन चर्चगेट जाना है, वीटी जाना है या कल्याण जाना है, वो हमको तो पता ही नहीं है। तो आप पहले वो डिसाइड करेंगे तो उसके फर्दर उसके रिलेटेड काम करेंगे, बिकॉज हर एक स्कीम में हर एक के पैरामीटर्स अलग अलग है। ऑफर रह सकते हैं मगर मोडेलिटीज अलग अलग है सबकी, प्लानिंग नॉर्म्स अलग अलग है सबके। तो उसके लिए सर हमने ऐसा डिसाइड किया था, जैसे कि PMC का हमारा सजेशन था कि पहले डेवलपर सिलेक्ट करना है, फिर स्कीम सिलेक्ट करना है, यानी आपको दोनों से देना पड़ेगा। सर मेरा बोलने का मतलब है everyone will give you presentation for all the 3 schemes or 4 schemes or 5 schemes, whatever it is, but destination तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको इस जगह से जाना है। वो डिसाइड नहीं करेंगे तो आप मुझे करो, XYZ को करो या कोई थर्ड डेवलपर को, दिशा तो देनी पड़ेगी काम करने के लिए। 2 स्कीम हमने सिलेक्ट किए वैसे, 33(9) या 33(11), तो जो भी सिलेक्ट होगा दोनों में से 33(7) is out of the picture। 7B is out of the picture। ओके, 11 या 9 में से होगा, इधर माडा डिपार्टमेंट से करोगे या SRA? हाँ, तो अभी स्कीम का पॉइंट निकले तो मैं सर आपको पूछूंगा कि आपकी प्रेफरेबल स्कीम कौन सी रहेगी। मैं 2 प्रपोजल कर रहा हूँ 33(11) में और 3 प्रपोजल कर रहा हूँ 33(9) विच इज़ अ क्लस्टर। सो एज अ डेवलपर आई एम कंफर्टेबल विथ बोथ। आपको माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि भाई इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, वो आपके PMC सर ज़्यादा समझा पाएंगे।
सोसाइटी को जिसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है उस स्कीम को आप अडॉप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन इन्होंने ऑलरेडी आंसर दिए थे प्रेजेंटेशन में, तो वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सर हमको एक मिनट, सॉरी, हमको आपने ये जो 33(7) भी आउटराइट यू हैव डन इट बाय वे ऑफ स्पेशल जनरल रेजोल्यूशन, यस तो एक कॉपी जरा हाँ। सर सेकेंड हमारा आपने लिखा था कि इंटरनेशनल आर्किटेक्ट टीम प्लानिंग के रहेगी, तो क्या वो हमारे प्रोजेक्ट में भी आप इंटरनेशनल लेवल के आर्किटेक्ट से प्लानिंग टीम को कवर करेंगे? सर अभी हम जितने भी अभी प्रोजेक्ट्स हम 2020 के बाद कर रहे हैं, वी आर एसोसिएट विद फॉस्टर्स, वी आर एसोसिएटेड जेम्स लॉ, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द लोकल लॉन्ग्स, तो लोकल एक आर्किटेक्ट रखना पड़ता है, बट इंस्पिरेशनल आइडिया जो हम बोलते हैं, इंस्पायर्ड फ्रॉम या कॉन्सेप्ट फ्रॉम, उसके लिए हम उनको रखते ही है हमारे साथ। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हो, एमिनिटीज़ का कॉन्सेप्ट हो, एलिवेशन का कॉन्सेप्ट हो, पर उनका बॉम्बे में जितनी या इंडिया में जितनी रिस्ट्रिक्शन है, वर्ल्ड में कहीं पे भी इतनी रिस्ट्रिक्शन प्लानिंग के लिए नहीं है, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद आर लॉस टू वर्क, वो एकदम फ्री हैंड तरीके से काम करते हैं वहाँ पे, तो उनका आइडिया और हमारे यहाँ के लोकल आर्किटेक्ट के साथ उनको मैच करके क्या बेस्ट बन सकता है, हम उस तरीके से बनाते हैं। सर माड़ा हो या एसआरए हो, माड़ा को पीटीसी देने को आएगा या एसआरए को पीटीसी देने को आएगा, आपके प्लॉट पे कहीं पे भी नहीं होगा। इन बोथ द स्कीम्स इट विल बी आउटसाइड। माड़ा में करेंगे, माड़ा कंपोनेंट का जो बिल्डिंग देना पड़ेगा वो भी बाहर जाएगा, एसआरए को बना के जो देना पड़ेगा वो भी बाहर जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सर आपने ऑलरेडी माइवन का लिखा था। सर 3311 जो स्कीम है, आई थिंक सो पीएमसी आपको 3311 का स्कीम मतलब ही क्लबिंग का स्कीम है, बाहरी माइवन का ऑलरेडी आपने जिक्र किया था, तो क्या हम इस प्रोजेक्ट में माइवन प्रेफर करेंगे या उसके इक्विवेलेंट? सर उसके सिवा तो अभी काम करना, जैसे लोकल हेल्प में तकलीफ मिली, आज हमको लेबर कैसे हम संभालते हमारा मन जानता है, तो वी विल ट्राई टू ब्रिंग इन एज मच टेक्नोलॉजी एज पॉसिबल विच विल रिड्यूस मैन पावर। सर हमारे जो मेंबर्स हैं लेमैन है और आप एक प्रोफेशनल डेवलपर है, तो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अपडेट्स हैं जो हम समझ नहीं सकते, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं और रेगुलरली सारे लोग अलग अलग रहेंगे, तो हमारा प्रपोजल था कि थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिटर लाइक CBRE है कि उस लेवल का, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स का कोई क्वालिटी ऑडिटर हो जो प्रोग्रेस भी मॉनिटर करे, क्वालिटी भी मॉनिटर करे, तो क्या आप उसको रेडी हैं उसके लिए? बट ऐसा ही ऐसे लोगों को रखना है, जैसे आपने जो 2-3 नाम लिए रिव्यू, वो सिर्फ नाम के रहते हैं, समझ कुछ आता नहीं है, उसको साइड पे खड़ा रखूँगा, क्या भूल है क्या गलत है समझ में आएगा, वो सिर्फ फीस लेके जाएगा, करेगा कुछ नहीं, टाई पेन के साइड पे खड़े नहीं रह सकते। वो म्यूचुअली TPA जो अपॉइंट करना है ऐसे, मतलब जैसे आप यू सेड CBRE, you said Cushman Wakefield, these kind of PMCs which you are talk about now for quality, they don't do shit. I work with them. मैंने एक जगह पे मेरे प्रोजेक्ट के लिए उनको PMC रख के मैंने निकाल दिया, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मेरे लोकल इंजीनियर को समझ में आता है, तो तुझे रख के क्या करूँ मैं? तो ऐसे को रखो जिसने ये लेवल का, जस्ट डोंट गो बाय नेम, गो बाय, जैसे L&T को रखो आप, सैमसंग को रखो आप, उन्होंने ये काम सक्सेसफुली किया गया। तो L&T भी क्वालिटी ऑडिटर? यस। तो उसके लिए तो हमारे हेमंत भाई हैं चेयरमैन। आई थिंक सो देन ही विल बी एबल टू थ्रो बेटर लाइट। आप ही करें ना सर L&T? नहीं, वो IT में है, वो IT में है। हाँ बट सर डिपार्टमेंट में पता तो होगा ना क्या करते हैं क्या नहीं करते। सर आपने देखा होगा कि 2008 से गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है रेगुलरली चेंज हो रही है, और कल कौन सी चीज़ आ जाएगी पता नहीं, कि प्रोसीजर चेंज हो जाएगी, ऑफिसर चेंज हो जाएंगे, और ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी बड़ा है, तो क्या आपने जो प्लानिंग करेंगे उसमें सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे? इसके लिए हम बोलते हैं कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो। आज जो प्रेजेंटेशन देखा आप डेवलपर सिलेक्ट करने के बाद अगले मई में करोगे तो पता नहीं उस दिन पे क्या कानून है, आज ये है तो आज ये लेके ख़त्म करो। सर हमारे मेंबर्स के लिए एक रिव्यू मैकेनिज़्म हम चाहते हैं कि रेगुलरली एक रिव्यू मैकेनिज़्म हो जिसको अपडेट्स वगैरह के लिए मिले, प्लस कोई डिस्प्यूट्स हो, कोई ग्रेवेंसीज हो, वो टाइमली सॉल्व हो जाए।
इधर मेंबर्स में हो या सोसाइटी या डेवलपर के प्री बीच? कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन. मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने मतलब अपॉइंटमेंट होने के बाद हर एक स्टेज का अलग अलग. But that is, I think, sir, managing committee will be the face of the society, which they will interact with developer. Yes. So ultimately, that is a review mechanism. हमारे मेंबर्स के लिए एक बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि जो डेवलपर होगा वो एक्सेसिबल हो, यानी जब भी उनको ज़रूरत हो, कोई प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल जेन्युइन इशू है, तो उसका क्लैरिफिकेशन के लिए या तो एश्योरेंस के लिए या कोई समझो मार्केट में कोई प्रॉब्लम आ गया है, उनको जानकारी चाहिए या प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो आप एक्सेसिबल हो तो तुरंत मिल सके, उनको संतोषकारक जवाब है, सॉल्यूशन मिल सके. अभी मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं करूँगा, उससे अच्छा आप किसी और बाहर को जिसका मैं काम करता हूँ उसको पूछोगे तो आपको बेटर रिव्यू मिलेगा. मैं ऐसा बोलूँगा मैं करूँगा तो बोलेंगे हर कोई तो ऐसे ही बोलते हैं. नहीं, हमें बेटर है कि आप बाहर से हमें एश्योरेंस चाहिए कि आप एक्सेसिबल. डेफिनेटली सर, दैट इज व्हाई व्हाट वी से इट इज अ जेनेटिक्स, इट इज अ प्रिंसिपल दैट वी टेक रीडेवलपमेंट वर्क बिकॉज वेरी सीरियसली, बिकॉज नॉट ओनली माई कंपनीज पे, देयर आर अदर लाइव्स ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इट, सो वी टेक दैट वर्क वेरी सीरियसली. सर रीडेवलपमेंट जो है लीगल कम टेक्निकल कम, लेकिन जो लोग जुड़े हैं उनसे ज़्यादा रहता है, यानी कि ह्यूमन रिलेटेड टच होना ज़रूरी है. तो हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं, जो प्रोसेस होगा उसमें हमारे मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि उनकी कोई अलग अलग नीड्स रिक्वायरमेंट है वो सारी सेटिस्फाई हो. सर इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे हर एक एस्पेक्ट है, जैसे हम एक आते हैं एग्रीमेंट के स्टेज पे, तो आपके मेंबर के साथ आपके ही पॉइंट लिस्ट 1 2 3 4 जितने भी है 20 25 50 100 एक नोट डाउन करना चाहिए. रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में एक चीज़ हमने देखा है कि आफ्टर थॉट्स बहुत होते हैं. डीए फाइनल हो गया, एडजुडिकेशन में चला गया, फिर वापस 4 पॉइंट नए आते हैं तो उसको वहाँ से पुल बैक करो, वापस सब काम नया करो. जिस स्टेज पे हम पहुँचो उस चीज़ में जितना भी उसके लिए जो टाइम लगता है उसके पीछे पूरा इन्वॉल्व होके उसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है सभी मेंबरों का पॉइंट लेके आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो हो सकता है. प्लानिंग का स्टेज आता है जैसे, तो प्लानिंग के स्टेज में जिस आपकी स्पेस इज इनफ, यहीं पे डिस्कस कर सकते हैं, यहीं पे ओपन में प्लानिंग डिस्कस करके किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए क्लोज कर सकते हैं. बट इट हैज़ टू बी अ बैक टू बैक एक्टिविटी इफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन दैट. सर ज़्यादातर और रीडेवलपमेंट एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हम तकरीबन अभी 1400 लोगों के साथ मेंबर्स को हम हैंडल कर रहे हैं इन आर रीडेवलपमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. एक चीज़ कम्युनिटी की तरफ से एज अ डेवलपर मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी 216 220 लोग हैं यहाँ पे, आपको आपकी कमेटी पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा तो ही काम होगा. किसी के मन में संशय हो ये इसका ऐसा है, वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है, तो आप लोग वापस एक चीज़ के रीडेवलपमेंट में जाना एक बार वापस सोच लीजिए. एक बार आपने उनको अथॉरिटी दे दी, उसको पावर दे दिया, उसको गो हेड दे दिया, फिर उनको पीछे से बोलेंगे तुम तेरा देखते हो हमारा नहीं देखते हो, हमारा नहीं समझते हो, वो करोगे तो अल्टीमेटली तो प्रोजेक्ट को ही अफेक्ट करने वाला है. और प्रोजेक्ट मतलब मैं एक हूँ आप 220 हो, तो 220 को ज़्यादा असर होने वाला है. मैंने देखा है कि कोई सोसाइटी को के कमेटी मेंबर को डिसीजन लेके जाते हैं, एक हफ्ता 15 दिन के बाद बोलते अभी लोग मान नहीं रहे, वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वापस हम वहाँ पहुँच जाते हैं. तो एक चीज़ आप लोगों में एक यूनिमिटी रखो कि जो डिसीजन कमेटी वाले ले रहे हैं उस डिसीजन ऐसा सोचो कि वो आपके लिए आपके हित में ही लिया है. पॉसिबल नहीं होगा कि 222 लोगों की 220 लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके. They will try and we will try as a developer, committee will try as their committee member to resolve, but not necessary कि 222 के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो सके because of multiple reason. उनके ना हम गलत है ना वो गलत है, ना किसी को गलत करने का इंटरेस्ट है, पर हो नहीं सकता है. तो उस विषय में फिर इंटरनल डिस्कशन, फिर वो पॉलिटिक्स, फिर किसी को खींचना, किसी को ऊपर है उसको गिराना, इन ड्यू इट इज़ नॉट ए हेल्थी एटमॉस्फेयर फॉर रीडेवलपमेंट. आपको एक आपस में तय करना पड़ेगा भाई हमने जिसको कमेटी को सिलेक्ट किया है वो हमारे हित में ही सोचेंगे, वो कभी गलत नहीं सोचेंगे हमारे लिए. वो मेंटेलिटी और माइंडसेट के साथ आप चलेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो आपने ये बोर्ड माना ना हर एक फ्लोर पे, तब ये अचीव हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है. थैंक यू निकुंज भाई. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि स्टडी से पता चलेगा कि लोग
रीडेवलपमेंट में इन्वॉल्व तब होते हैं, यानी कि उनको रीडेवलपमेंट का एक्चुअल पता तब चलता है जब उनके हाथ में प्लान आता है कि फ्लैट उनका कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा। तो आपने ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन दिया है, अच्छा काफ़ी प्रेजेंटेशन है सर। आई वुड से देयर इज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अभी तो मैंने 25% का बना के दिया, अभी मुझे तो पता नहीं था आपने 3370 रूल आउट ही कर दिया। मेरा क्वेश्चन वही है कि हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप एटलीस्ट 3 ऑप्शन दें सिलेक्शन होने के बाद, ताकि मेंबर्स डिसाइड कर सके कि भी इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा और उनकी सारी रिक्वायरमेंट है वो विल नॉट लिमिट टू 3। जब तक मेजॉरिटी मेंबर का सेटिस्फेक्शन नहीं आता है तब तक हम करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ आपने कुछ सुधार दिया होगा, आपके ऊपर मेरे भी तो फ्लैट है, तो मेरा भी तो फायदा हो रहा है उस चीज़ में। सो मैक्सिमम अप टू सेटिस्फेक्शन लोगों का होए तब तक हम कर सकते हैं। इसमें सर हमारा एक 16 कैटेगरी के फ्लैट्स हैं अलग अलग, प्लस ग्राउंड फ्लोर में एक क्वेरी है कि उनको ओटला वगैरह दिया था बीएमसी में, या दूसरे फ्लैट्स भी जो है उनका बीएमसी के प्लान में एरिया दिखा रहा है और फिजिकल एरिया थोड़ा डिफरेंस है। तो क्या हम लोग उसको एमिकेबली बेस्ट सॉल्यूशंस निकाल सकेंगे कि जिसको आपके जेब से भी नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सकें, ताकि मेंबर्स को किसी को डिससेटिस्फेक्शन न हो, सबकी जो जेन्युइन इश्यूज़ है वो सॉल्व हो सके। सर इसमें ऐसा है, रीडेवलपमेंट के लिए हर सोसाइटी के अलग अलग डायनामिक्स है। सरकार के लिए कानून तो एक ही है, ओसी पुराने ओसी प्लान में क्या एरिया है उसके आप ऊपर कितना परसेंटेज दे रहे हो। बाकी जो भी एडजस्टमेंट करना है, इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो, वो सब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट अल्टीमेटली तो बात तो वही है। मतलब अगर कोई रूल में फॉर एग्जांपल 67 के रूल में ओटला को काउंट नहीं किया था, 91 में ओटला को उन्होंने काउंट किया, एफएसआई में नहीं होता है। हाँ एफएसआई की बात, एफएसआई में नहीं था, तो क्या उसका बेनिफिट अगर कोई रूल में पॉसिबल है, या कोई फंजिबल का लॉस हो रहा है किसी को, समझो कि 2 फ्लैट्स लिए हुए हैं, उन्होंने बाजू वाले का फ्लैट लिया है या जोड़ी फ्लैट है, तो उनको कोई नुकसान ना हो, तो प्लानिंग हम इस तरह करें ताकि उनका कोई भी। सर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकली मैं ऐसा समझता हूँ, आपकी सब बिल्डिंग मिला के आप कारपेट एरिया एज पर ओसी प्लान 80,000 फुट वापर रहे हो, मैंने आपको 40% का किनने के लिए मैंने आपको ऑफर दिया है, तो 80,000 में मुझे एक्स्ट्रा आपको 32,000 फुट देना है। 80,000 प्लस 32,000 मैं करूँ तो मुझे 1,12,000 आपको देना है। 1,12,000 आप 220 में कैसा डिवाइड करते हो आप देख। थैंक यू। तो आपके ऊपर है सर दूसरा बड़ा जो इशू आता है रीडेवलपमेंट में, जहाँ पे मेंबर्स को डिससेटिस्फेक्शन होता है, वो अलोकेशन है। तो हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स का जो अलोकेशन फ्लैट का हो वो एक तो फ्लेक्सिबल भी हो और रूल बेस्ड हो, ताकि किसी को भी इनजस्टिस ना हो, किसी को भी ऐसा ना लगे कि इसको प्रेफरेंस कर दिया मुझे नहीं मिला। तो और उसमें अगर किसी को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि जोड़ी फ्लैट है या अलग अलग इसका कोई इशू आ रहा है, तो वो सारे सॉल्व हो जाए, ताकि उसमें कोई किसी तरह का भी किसी को मन दुख ना हो। सर 2 चीज़ है, 220 लोग हैं, इधर कायदे से चलो पूरा का पूरा, जिसको ये नसीब में जो है वो मिला, या पूरा कॉम्प्रोमाइज से चलो। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ योर एलोकेशन। सबसे बेस्ट ऐसा लगता है नहीं हो पाता है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को लेटर लिखो, आके लॉटरी करो, अलॉट करो, सरकारी कायदे से होगा। अभी इसमें ऐसा है, इनको चाहिए था दूसरा माला, इनको चाहिए था 5वां माला, वो नहीं होएगा। एक बिल्डिंग में ये भाई साहब रह रहे, दूसरे माले में ये भाई साहब रह रहे, 5वें माले में, दूसरे माले वाले चले गए उसके ऊपर, बोले मैं 5वें पे रहता तो मुझे ऊपर जाना चाहिए कि दूसरे वाले को ऊपर जाना चाहिए। फिर तो जो लॉटरी में लगा वो लगा, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ये एमिकेबली बैठ के कॉम्प्रोमाइज करके एक सोल्यूशन लाके रिजॉल्व करके एक एलोकेशन लिस्ट उस तरीके से बता, दीज आर द ओनली 2 वेज, देयर इज नो अदर वे। तो सर सेकेंड रूट हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि जो बैठ के जितना सॉल्व। सर आपकी चॉइस है वो। सर 33/9 या 33/11 जो आप दे रहे हैं, हमारा एक पोर्शन जो लैंड है वो ए विंग जो है वो एसी रोड टच हो रही है, प्लस इंटरनल एक्सेस रोड दिया हुआ है, लंबा एक्सेस रोड है, और यहाँ पे 60 फीट रोड है। तो एफएसआई ज़्यादा पोटेंशियल यूज़ करने के लिए क्या ये पॉसिबल है कि मल्टीपल स्कीम्स हम नहीं सर, इट इज़ नॉट अ सब डिवाइडेड, ओनली यू हैव टू गो फॉर वन स्कीम। एक ही स्कीम है, बिकॉज योर प्लॉट इज नॉट सब डिवाइडेड, करेक्ट, यू आर अ पार्ट ऑफ वन CTS। तो एक ही स्कीम पॉसिबल है। फाइनेंस पे तो आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया, तो फाइनेंस पे हमारा इतना क्वेश्चन नहीं है,
लेकिन कुछ आपकी जो हमने रिसर्च की थी जनरली प्रेमा फेसी, तो हमें लगा कि रिलेटेड पार्टीज़ का एक डिटेल भी हमने आपको भेजा है कि इतनी शायद एक्सपेक्टेड पार्टीज़ हैं जो रिलेटेड पार्टीज़ हो सकती है, जैसे कि एक में डेवलपर्स है, नेमिनाथ है, उसके साथ आप प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए हैं। तो क्या उस तरह के जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनका इन्वॉल्वमेंट या उनका इंटरफेरेंस या उनका डिपेंडेंस इस प्रोजेक्ट के लिए होगा? सर मैं वही बता रहा हूँ, ये जो आपने मुझे रिलेटेड पार्टी जो बताया ना, वो लोगों, मैं आई एम अ डेवलपर, रीडेवलपमेंट इज ओनली वन वर्टिकल ऑफ माई बिजनेस। आई डू JV बिजनेस ऑल्सो, आई डू SRA बिजनेस ऑल्सो, आई डू MMRDA बिजनेस ऑल्सो। ये जैसे आपने नाम लिए, एक एक आप बोलते तो मैं उसका आपको बताऊं। नेमिनाथ है, एक में है, उसकी जमीन थी मैंने जॉइंट वेंचर में ली वर्सोवा। तो मतलब नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए क्या कोई ऐसा उससे कुछ रिलेटेड नहीं है। दैट इज ही वाज, जिसकी लैंड थी उसके साथ मैंने JD किया, सो इज अ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक JD पार्ट। तो बाहर का कोई भी, यानी कि आपके Within my family. बिना ग्रुप को छोड़ के बाहर का कोई Within भी my आदमी का family. डिसीजन No. मेकर नहीं रहेगा। सर हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो है रिटेल सीनियर सिटीजन्स हैं, मैं 60% जो है यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, 10% लोग जो है नियर बाय फ्यूचर में बाय द टाइम पूरा होगा उससे पहले सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुके होंगे। तो उनका सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ये है कि सेफ्टी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कि हम अभी इनका जो फ्लैट है, हार्ड अर्न मनी है, लाइफ सेविंग है, तो आपको जो है एग्जिस्टिंग फ्लैट है वो दे रहे हैं, और साथ अभी फ़िलहाल 4 साल के लिए तो एक एग्रीमेंट मिलेगा, यानी कि पेपर मिलेगा। तो हमारा सर रिक्वेस्ट ये होगा कि जो डॉक्यूमेंट बने उसमें इनकी जो सिक्योरिटी की कंसर्न हो, उसके लिए जो ऐसे क्लॉजेस हो जो इनको रिलेटेड सेफ्टी ज़्यादा प्रोवाइड करते हो और आपको कमर्शियली अफेक्ट नहीं करते हो, तो वहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। You suggest us, we can inform. थैंक यू। सर रीडेवलपमेंट में हमने देखा है कि ज़्यादातर अपॉइंटमेंट हो जाता है डेवलपर का, और फिर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होता है या DA होता है, उसके बाद बहुत सारा गैप हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी जो प्रोसेस है एक टाइमलाइन फिक्स हो हर स्टेज पे, हर यानी कि अपॉइंटमेंट से लेके कमेंसमेंट तक हर एक स्टेज का काम जो हो टाइम पे हो, ताकि कहीं पे भी वो गैप ना हो और डिले ना हो। सर इसमें मैं आपको बताता हूँ, वी आर अ प्रोएक्टिव डेवलपर। ये आपके पहले मेरे को जो बताने का मौका था, मैं आगे जाके इसी बात पे आने वाला था। आपको ये तारीख पे मैच करना है ना, तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होगी, कुछ डिसीजन ऐसे हो गए कि कमेटी को लेने ही पड़ेंगे उसी समय पे। वो 220 को पूछने जाएंगे तो ये हो गया, फिर कभी एक साथ तो आने वाला है ही नहीं डिसीजन। इसके लिए मेरा जो बोलने का कारण था पहले कि भाई जो कमेटी या जो भी डिसीजन मेकर बने, दैट हैज़ टू बी बैक्ड बाय द सोसाइटी। व्हाट डिसीजन दैट पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल और द ऑफिस बेरर टेक द डिसीजन, इट इज़ बाइंडेड अपॉन ऑल ऑफ देम। ये प्रोएक्टिव, मैं तो मेरे वहाँ मैं डिसीजन मेकर हूँ, या मुरारी के पास आप आओगे या मेरे ऑफिस में आर्किटेक्ट है, हमारे साथ तो 3 जन से डिसीजन लेना है, आपको 220 के पास डिसीजन लेना है, तो मेरी तरफ से तो डिले होने का कोई चांस ही नहीं है। मैं आपको एक प्लान दूंगा, मैं बोलूँगा इसमें आपकी कुछ भी सजेशन ऑब्जेक्शन लेंगे, 1 हफ्ते में आप मुझे बताइए। अभी आप 220 को पूछने जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1 हफ्ते में आप मुझे दे पाओ, वो हो जाएगा 1 महीना, फिर मैं वापस उस पर काम करूँगा, वापस आप लेके जाओगे, वापस आएगा। तो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में 3-4 लोग हैं, आपके लॉयर रहेंगे, आप 220 को पढ़ने देंगे, 220 के आएंगे, कमेंट्स आएंगे, हम ड्राफ्ट एक्सचेंज करेंगे, भेजेंगे। सो इट इज़ लाइक टू मैनी कुक स्पॉइल्स द फूड। बहुत सारे रसोई मिलकर खाना बिगाड़ देंगे, ऐसा होगा। तो आपको हर एक जो भी आपके कमेटी में 10 जन, 12 जन, 15 जन जितने भी रहेंगे, यू हैव टू डिवाइड द स्कोप। जैसे हमारे ऑफिस में भी कैसे डिपार्टमेंट, आई लुक एट फाइनेंस, देयर इज आर्किटेक्चर टीम, तो प्लानिंग के लिए वो आपका फ्रंट रहेंगे, दूसरे क्वेरीज के लिए टेक्निकल के लिए कोई रहेंगे, लीगल के लिए मेरे वहाँ से लॉयर रहेंगे। ऐसे आपको भी डिपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा। आपकी जो भी आपकी कमेटी में है, जिसकी जो भी कोर एक्सपर्टीज हो, कोई लॉ बैकग्राउंड से है तो वो लीगल देखे, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से वो टेक्निकल देखे, जो प्लानिंग बैकग्राउंड से वो प्लानिंग देखे। आप भी अपने अंदर छोटी छोटी टीम, 2 मेंबर 3 मेंबर की टीम बनाएंगे, उसके डिपार्टमेंट का उसने डिसीजन लिया, देन दैट हैज टू बी बाइंडेड बाय ऑल 220 मेंबर्स। इफ यू फंक्शन दैट वे, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम दैट देयर विल बी एनी डिले। उसमें सर मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा। हमने अक्टूबर महीने से गैंट चार्ट बनाया है, यानी कि इलेक्शन से लेके वैकेटिंग तक 17 एक्टिविटीज़ हमने आइडेंटिफाई की है। 17 को सब
लगभग 130 आइटम्स में हमने डिवाइड किए हैं और वो चार्ट सबको दिया हुआ है कि हर स्टेज पे क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और क्या एंटीसिपेशन है। तो हमने काफ़ी उस तरह के सपोज की एजुकेशन है, एजुकेशन की प्रोसीजर हमने 3 महीने पहले से स्टार्ट कर दिए। कन्वेंस का प्रोसीजर ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया। उस तरह का बाकी का जो स्टेप्स है, सब जो इंडिविजुअल मेंबर्स के टाइटल का चेकिंग करना है, ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। तो वो एंटीसिपेट करके हमने ऑलरेडी ये स्टार्ट। काम बोल रहे हो ना सर, व्हाट वर्क यू आर सेइंग, दैट इज ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इज ओनली 1% ऑफ वर्क एज ऑफ नाउ। वो आप क्या बोलते हैं हमारे में कि आप ये रीडेवलपमेंट, ये प्रोजेक्ट उसकी पात्रता है कि ये प्रोजेक्ट रीडेवलप हो सकता है, आप वो पात्रता लाने के लिए अभी तक काम कर रहे हो। आगे जो काम होगा दैट विल गो फ्रॉम 1 to 50 के बाद मेरा काम है एग्रीमेंट करना, एलोकेशन करना, हर एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट पे साइन करवाना, कंसेंट पे साइन करवाना, 79A की प्रोसीजर कंप्लीट करने की, प्लानिंग जो फाइनल प्लान बनता है उसको स्पेशल जनरल बॉडी में अप्रूव कराना। दिस इज अ हेल लॉट ऑफ टास्क देन व्हाट इज बीन डन। ये तो चीज़ आपके कंट्रोल वाली थी और आपने किया है बिकॉज दिस इज कंपल्सरी, उसमें आपकी तरफ से कोई इसका रेजिलियंस भी नहीं आया होगा। ये जब आप कब करने जाओगे तब सही टेस्ट होगा कि हम कैसे करेंगे। सर उसके लिए हमारा कमेटी का तो डिसीज़न ये है कि जितने भी डिसीज़न हम लेते हैं मेजर जनरल बॉडी लेवल पे ही लेते हैं। और आपको मैं बताऊं कि अभी तक हमने 16 मीटिंग्स कर ली है 3 महीने में, और एवरेज जो महीने में 3 से 4 मीटिंग्स कर रहे हैं। और जितने भी डिसीजंस लिए हमने जनरल बॉडी लेवल पे ही लिए, और आपको जितना लगभग डिसीजंस है हमने अनमेसली लिया है, यानी कि मेजोरिटी के फुल 100% मेजोरिटी के साथ ही लिए। हाँ, तो हमारे मेंबर्स आप देख रहे हैं इतने पेशेंटली बैठे हुए हैं 8 बजे से, और 2 घंटा और बैठने वाले हैं। तो ये इन्वॉल्वमेंट जो है हमारी टीम्स हैं, काफ़ी सारी टीम्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं वॉलंटियर टीम्स हैं। दूसरे सारे काम जो है लगभग 40 लोग हमारे इसमें एक्टिवेट है। 216 में से 40 लोग करीबन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और रेगुलरली हम लोग अपडेट्स देते हैं, यानी वो हमारी तरफ से कोई मौका नहीं आएगा। बस तो बेस्ट है सर। सर हमने फ्लो पीएमसी ने ऑलरेडी फॉर्मेट्स दिए थे, अपने ऑलरेडी बार चार्ट तो बता दिया, दूसरे भी फॉर्मेट्स दिए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल में फिलअप करके दें, ताकि हम फॉर्मेट्स बार चार्ट है या जो हमने सेकेंड राउंड के जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए। जो बोला ना, आई नीड योर डिसीजंस कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। हायर एफएसआई में हम जा रहे हैं, हाँ। तो डेफिनेटली आई क्रॉस 70 meters करेक्ट। to consume the FSI. Everything will change. So I get a clarity 100% from your end, then we can work 100% from our end. सर एनी टाइम आपको जब भी रिक्वायरमेंट होगी, मुरारी जी को जैसे पता है लास्ट टाइम इनका एक क्वेश्चन था, तो हमने इमीडिएटली वर्चुअल मीटिंग ली थी ऑनलाइन, और इमीडिएटली इनका सॉल्व किया था। आपकी जो भी क्वेरीज है हम एनी टाइम सॉल्व करने के लिए रेडी हैं, और हमारी कमेटी जो है कैपेबल है ऑन द स्पॉट टेक्निकल डिसीजंस और उसके रिलेटेड आंसर देने के लिए। सर अभी जैसा बताया कि रेरा जो है इन्वॉल्वमेंट है, रेरा का कंप्लाइंस लेवल है काफ़ी बड़ा है, तो उस कंप्लाइंस लेवल की वजह से प्लस डिस्क्लोजर लेवल की वजह से मेंबर चाहेंगे कि उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट 2 तरह का हो, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स अपलोड करेंगे तो सोसाइटी को कंसल्ट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि फ्लैट बायर्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लैट बायर्स कोई डिस्प्यूट होता है तो हमारे पास इस तरह थोड़ा कंट्रोल रहे, ताकि मेंबर्स का कोई इंटरेस्ट जो है किसी रीज़न की वजह से इफेक्ट ना हो। बट सर मैं समझना चाहता हूँ वेयर इज दिस क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम, बिकॉज इट इज़ 2 सेपरेट सब्जेक्ट। आपका प्रोजेक्ट है, आपका आईओडी के पहले आपका कौन सा फ्लैट कौन से पाले पे कहाँ है वो पता चल जाता है। प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस प्रोग्रेस तो फिजिकली आप जिस हिसाब से कोई कंसल्टेंट रखना चाहते हैं वो पता चलता है। देन व्हाट इज दिस, आई फेल टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट अपलोड किया, बट if it Suppose does not affect हाँ, to नहीं, the affect नहीं होगा। society, then what is the your concern? फॉर एग्जांपल फ्लैट सेल एग्रीमेंट है, अपने अपलोड कर रहे हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि उसमें अगर सोसाइटी रिलेटेड जो पॉइंट है उसमें हमारा इनपुट वो तो सारा कुछ डीए में आ जाएगा जो आपने। सो माय टाइटल डॉक्यूमेंट फॉर मी टू सेल द फ्लैट विल बी अ डीए, तो आपके जितने कंसर्न्स है वो आप डीए में डलवा दो, वही ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रैवल करेगा। करेक्ट। आपके डीए में मैंने कुछ लिखा नहीं हो
और मैं किसी को हवा आजू बाजू का भी कमिट कर दूँ तो होने वाला नहीं है। मेरा और आपका जो एग्रीमेंट बनेगा दैट विल बी अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, कोई प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट आगे ट्रैवल करेगा। जैसे कि दूसरा है कि फाइनेंशियल अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, लाइक जो भी आपकी फंड्स के जो रिलेटेड that is my internal set of documents. I don't want that to be misused. For information is one part, but most of the time we have seen it is misused. और मैं प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाला, आरओसी में फीस भर के आप निकाल सकते हो। नहीं, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट है, इंजीनियर सर्टिफिकेट है, या दूसरे जो सर्टिफिकेट सर वो तो जो रिव्यू आपने जो रिव्यू मैकेनिज्म बोला ना, जो आप कंसल्टेंट प्रोग्रेस